दोस्तों, आज 2 मार्च 2026 है और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप 2027 की जंग का असली ट्रेलर देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की उन बड़ी और धमाकेदार चालों की जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इतना ही नहीं, सियासी सूत्रों के हवाले से चर्चा ये भी तेज है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निजी बातचीत में माना कि भारतीय राजनीति में मायावती एक ऐसी नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं। अब ये बयान कितना राजनीतिक है और कितना रणनीतिक, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाओं ने आग जरूर लगा दी है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ताजा और दमदार राजनीतिक खबरें सबसे पहले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर सबसे अहम है जो आने वाले समय में बसपा की दिशा और दशा तय कर सकती है। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सपा के पीडीए पर मायावती का जबरदस्त प्रहार। कांशीराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए दिवस मनाने के प्रस्ताव को मायावती ने सीधे सीधे राजनीतिक नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इतिहास दलित विरोधी रहा हो, वे अचानक बहुजन महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने लगे तो जनता सब समझती है। मायावती ने तीखे शब्दों में आरोप लगाया कि सपा ने अपने शासनकाल में बहुजन नायकों की विरासत को कमजोर किया और आज वही लोग पीडीए के नाम पर नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला सिर्फ बयान नहीं, बल्कि 2027 की वैचारिक जंग की शुरुआत है। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तैर रही है कि नरेंद्र मोदी ने भी निजी तौर पर माना कि मायावती राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा है। ऐसे में सपा पर उनका हमला सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकेत भी दे रहा है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। 2027 चुनाव की तैयारी पर मायावती का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जून 2026 तक उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर बसपा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। यानी इस बार बसपा आखिरी वक्त की राजनीति नहीं, बल्कि लंबी रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशी चयन में जातीय संतुलन, बूथ स्तर की रिपोर्ट और स्थानीय समीकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। और यहीं फिर वही चर्चा जोर पकड़ती है कि मोदी तक यह स्वीकार कर चुके हैं कि मायावती एक गंभीर दावेदार हैं। तो क्या बसपा इस बार सिर्फ यूपी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी पटकथा लिखने जा रही है? अगर जून तक उम्मीदवार तय हो जाते हैं तो बाकी पार्टियों पर जबरदस्त दबाव बन सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। यूपी बजट 2026-27 पर मायावती का बड़ा हमला। उन्होंने राज्य सरकार के बजट को धरातल से दूर और सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला बताया है। मायावती का कहना है कि जब तक गरीब, दलित, पिछड़े और किसान को सीधा लाभ न मिले, तब तक बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजनाओं का असर नहीं दिख रहा। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है कि क्या बजट वास्तव में चुनावी तैयारी का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। सोशल मीडिया से दूरी और सड़क पर उतरने की रणनीति। बसपा ने तय किया है कि इस बार प्रचार का केंद्र सोशल मीडिया नहीं, बल्कि सीधा जनसंपर्क होगा। गांव-गांव, बूथ-बूथ, चौपाल और मोहल्लों में कार्यकर्ता सक्रिय किए जाएंगे। मायावती का मानना है कि असली ताकत जमीनी संगठन में है, न कि सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग में। यह रणनीति पुरानी बसपा शैली की वापसी मानी जा रही है, जिसने कभी पार्टी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया था। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। अखिलेश यादव पर मायावती का तीखा हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने अपने समय में कांशीराम के नाम पर बने जिलों और योजनाओं के नाम बदले थे। ऐसे में वे उनकी विचारधारा लागू करने की बात कैसे कर सकते हैं? यह बयान सीधे सपा के नैरेटिव को चुनौती देता है और दलित वोट बैंक में संदेश देने की कोशिश है कि असली वारिस कौन है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। संगठन विस्तार की ऐसी रणनीति जो बसपा को फिर से मिशन मोड में ला सकती है। मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि हर बूथ पर सक्रिय कमेटी बनाई जाए, निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदला जाए और युवा चेहरों को आगे लाया जाए।
बसपा का फोकस अब एक बूथ 10 यूथ मॉडल पर बताया जा रहा है, जिसके तहत हर बूथ पर कम से कम 10 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में मासिक समीक्षा बैठक अनिवार्य की जा रही है। राजनीतिक जानकार इसे बसपा के पुनरुत्थान की ठोस शुरुआत मान रहे हैं। अगर यह संगठनात्मक ढांचा जमीन पर उतर गया तो 2037 में बसपा चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। दलित ब्राह्मण समीकरण पर बड़ा दांव। 2007 के सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से सक्रिय करने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली चेहरों से संवाद बढ़ाया जा रहा है। साथ ही कोर दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के लिए अलग अलग जिलों में सम्मेलन आयोजित करने की योजना है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर 21% कोर वोट सुरक्षित रहता है और उसमें 5-7% अतिरिक्त समर्थन जुड़ जाता है तो यूपी की कई सीटों पर समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यह रणनीति सीधी टक्कर देने वाली मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। संसदीय गरिमा पर मायावती का बड़ा बयान। उन्होंने संसद और विधानसभाओं में घटते कार्य समय और बढ़ते हंगामे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि जनता ने प्रतिनिधियों को बहस और समाधान के लिए चुना है, न कि शोर शराबे के लिए। राजनीतिक विश्लेषक इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं, एक ऐसी नेता के रूप में जो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख रखती हैं। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। मदरसों पर बयान ने नई बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि केवल सरकारी मान्यता न होना किसी संस्था को बंद करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने शिक्षा को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि किसी भी निर्णय में छात्रों का भविष्य सर्वोपरि होना चाहिए। इस बयान को अल्पसंख्यक वर्ग में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर मायावती का जोरदार समर्थन। यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि शिक्षा की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप माना जा रहा है। मायावती ने साफ कहा है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आज भी सामाजिक भेदभाव, जातीय पूर्वाग्रह और अवसरों की असमानता एक कड़वी सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को मानसिक उत्पीड़न और संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यूजीसी द्वारा लाए गए इक्विटी रेगुलेशन 2026 जैसे नियम, जो कैंपस में समान अवसर, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाते हैं, समय की मांग है। मायावती ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार है। अगर विश्वविद्यालयों में बराबरी नहीं होगी तो संविधान की आत्मा कमजोर होगी। उन्होंने मांग की कि इन नियमों को कागजों तक सीमित न रखा जाए बल्कि हर संस्थान में सख्ती से लागू किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन देकर मायावती युवाओं और छात्र राजनीति में फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। यह कदम उन्हें सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय आवाज के रूप में स्थापित करने की रणनीति भी माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। केंद्र सरकार की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर मायावती का बड़ा हमला। उन्होंने अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक समझौतों और वैश्विक बाजार में कृषि क्षेत्र की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर विदेशी आयात को खुली छूट दी गई और भारतीय किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। मायावती ने आरोप लगाया कि बड़े कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सबसे पहले देश के किसान, मजदूर और छोटे उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसानों की आय और एमएसपी की गारंटी पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में असंतोष बढ़ सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह बयान सिर्फ केंद्र सरकार की आलोचना नहीं बल्कि ग्रामीण और किसान वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति है। आखिर में आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे अहम खबर की ओर।
आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि युवा नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी है। आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देकर युवाओं को जोड़ने की रणनीति